हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसके प्रायर सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का मतलब कुछ रूल ऑफ कंडक्ट थे या कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हो, कुछ नियम बनाए गए हैं जो टीचिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का नाम दिया गया। कुछ 12 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग मतलब रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ नियम है। तो टीचिंग के 12 नियमों के बारे में हमने प्रीवियस वाले सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देखोगे, वहां से मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, या तो फिर मैं आपको लिंक जो है ऊपर आई बटन पे भी ड्रॉप कर दूंगी, वरना आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकोगे। ये है 12 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड यही वाला वीडियो है जो आपको देखना है बेसिकली। आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैंने क्लियर और क्रक्स वे में आपको पूरा बुक का मैटर मैंने आपको शेयर किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए। एक सेकेंड। इसमें कुछ आपके दो तरीके के प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। क्या कुछ है, कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आप कट कॉपी नहीं कर सकते हो, एज इट इज आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से। सो इस वजह से इसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जिसको मैं कट शॉर्ट करूं। बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प वे में बुक में दिया था, इस वजह से मैंने आपके सामने बुक का कंटेंट उठा करके रखा हुआ है। सो चलिए डिस्कशन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। काफी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं आप जब पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से, क्योंकि दोनों में लगभग काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। हालांकि डिफरेंट है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मतलब ये टीचिंग के सिद्धांतों के बारे में बताता है, वो टीचिंग के नियम के बारे में बताता है कि वो नियम है, उस नियम से आप चलोगे तो टीचिंग आपकी और बेहतर हो पाएगी। और ये बताता है कि टीचिंग के कुछ सिद्धांत हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोजली रिलेटेड है ये मैगजीन से। मतलब मैगजीन्स का मतलब क्या, रूल ऑफ कंडक्ट, कि आपके रूल ऑफ कंडक्ट इसको बोलते हैं, इसको आप नियम भी बोल सकते हो। सो टीचिंग मेथड आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पे आधारित है, निर्भर है। पहला है जनरल प्रिंसिपल फर्स्ट, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात बोली जा रही है। तो पहले पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल के बारे में। जनरल प्रिंसिपल में लगभग आपके 12 प्रिंसिपल दिए हैं एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में 8 प्रिंसिपल दिए, तो 12 प्रिंसिपल हैं जनरल प्रिंसिपल के अंदर में। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन के सिद्धांत के बारे में बोल रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के अंदर में, नई नई चीजों को लर्नने के लिए। जब स्टूडेंट्स क्यूरियस होता है, जागरूक होता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चों के अंदर में मोटिवेशन या क्यूरियोसिटी नहीं है नई चीजों को लर्न करने के लिए, तो वो उनकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाती है। तो उनकी लर्निंग बेहतर के लिए, नई चीजों को अच्छी तरीके से ढंग से सीखने के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है, उत्सुकता होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो प्रिंसिपल है जिसको जनरल प्रिंसिपल के अंदर में है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को बोला जाता है कि जो भी आप लर्निंग करो वो करके सीखो। जब आप बच्चों को कोई भी चीज करा के प्रैक्टिकल वे में, एक्सपेरिमेंटल वे में करा के सिखाते हो तो उनकी लर्निंग और बेहतर होती है। सो फ्रॉइबल्स ने किंडरगार्टन सिस्टम के बारे में या उसी सिस्टम के आधारित पे एक सिद्धांत बताया, सिद्धांत का नाम रखा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर क्या है, फ्रॉइबल्स किंडरगार्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। सो फ्रॉइबल्स का जो केजी का फुल फॉर्म क्या है, किंडरगार्टन जो सिस्टम है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि एक शारीरिक श्रम और मेंटल एक्टिविटी, मतलब मानसिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं वो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल। जब स्टूडेंट से बोला जाता है कि आप चार्ट्स बनाइए या आप मॉडल्स बनाइए, यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड भी इन्वॉल्व हो जाता है, मेंटल एक्टिविटी भी, और चूंकि वो बनाता है अपने हाथ से, एक्टिविटी करता है, तो फिजिकली भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये टीचिंग के जनरल दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए और मोटिवेशन करने के लिए उनके अंदर में क्यूरियोसिटी डेवलप करना होता है, उनको एक्टिविटी देना होता है। एक्टिविटी का मतलब क्या, कि जब आप लर्निंग कराते हो सिखाने के साथ में, मतलब फिजिकली और मेंटली जब उसमें आप उनको इन्वॉल्व करते हो स्टूडेंट्स को। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बाय जनरेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स कम्युनिटी, मतलब कि जो लर्नर्स की कम्युनिटी है उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करने की बात बोली जा रही है। ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफी इफेक्टिव बना देती है। सो जो टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लर्नर की कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, वहां पे लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्ट बनाया जा सके, ताकि प्रभावी तरीके से
एक लर्निंग प्रोसेस हो सके और बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। फोर्थ है इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जो भी एग्जांपल्स आप उनको दे रहे हो वो उनकी लाइफ से उनको लिंक करके बताओ। उनके रोजमर्रा के जीवन जिंदगी से आप अगर कोई भी उदाहरण उनको दोगे, लिंक करोगे, तो ऐसे अनुभव से वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, वो स्थायी अनुभव हो पाएगा। सो लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस। बोला जा रहा है कि जो जीवन है वो एक लगातार मिलने वाला अनुभव है। एंड लर्निंग लिंक्ड विथ लाइफ कैन बी मोर इंड्यूरिंग। अगर आप लर्निंग को, मतलब आप अगर शिक्षा को, स्टूडेंट्स को, अगर उनकी लर्निंग को आप लाइफ से लिंक करते हो, जीवन से जब आप उनको लिंक करते हो, उनके रोजमर्रा जिंदगी या रूटीन से या उनके आसपास जो चीजें हो पा रही हैं उनसे लिंक करते हो, तो वो ज्यादा इंड्योरिंग हो जाती है। इंड्योरिंग का मतलब वो ज्यादा स्थायी हो जाती है, वो लंबे समय तक उन चीजों को, उन बातों को याद कर सकते हैं, रिटेन कर पाएंगे, वो लर्निंग स्थायी हो जाएगी। पांचवा प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का हमेशा एक निश्चित गोल, एक निश्चित एम होना चाहिए। हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, लर्नर को हम क्या सिखा रहे हैं, उसका एक डेफिनेट एम होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। टीचिंग रिसोर्सेज को, मतलब टीचिंग संसाधनों का ऑप्टिमम, मतलब पूर्ण यूटिलाइजेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, डेफिनेट एम होना। एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड, इससे जो लर्निंग है वो और भी फोकस हो पाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये कि पूर्णतः किसी चीज का यूटिलाइज कर लिया जाए और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से किसी पढ़ाई को, किसी चीज को, और मोर इफिशियंट तरीके से। इफेक्टिव और इफिशियंसी दोनों की बात हो रही है। इफेक्टिव और इफिशियंसी की दोनों की बात हो रही है। जब आप ये दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हो तो ये हो जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो टीचिंग जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आपका जो एम है वो डेफिनेट है, वो निश्चित है। तो ये कुछ 5 प्रिंसिपल यहाँ पे थे। छठा प्रिंसिपल जो है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, आपको स्टूडेंट्स के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कम मतलब स्पीड से समझ पाते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस लेवल, बौद्धिक जो क्षमता है, शक्ति है, वो अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनकी योग्यताएं अलग है, उनकी पोटेंशियलिटीज अलग अलग हैं। वो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब वो अलग अलग कल्चरल इन्वायरमेंट में है, जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट्स कभी भी सेकंड दूसरे स्टूडेंट्स से सेम नहीं होगा, हमेशा ये अलग होगा, ये इससे अलग होगा। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना होगा। हो सकता है कि इसका इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा हो, इसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम अच्छा हो, इनकी एबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। So the teaching method should be devised in such a manner to make all the students to avail equal opportunities in life. So teaching जो method है उसको इस तरीके से तैयार करना होगा। डिवाइस का मतलब है तैयार करना, ठीक। सो जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको वो कुछ इस तरीके से तैयार करना होगा उनको कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसका बेनिफिट ले सके और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, कोई रह ना जाए। एक ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा सिर्फ चीजों को समझ पाए और कम बौद्धिक क्षमता वाला या कम एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स लैक कर जाए, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज या वो चीज ना सीख पाए। लर्निंग उनकी बेहतर कैसे करनी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यही सिद्धांत बोलता है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की आवश्यकता है। सातवां जो है वो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करता है। इसमें क्या है कि द हॉरिजन ऑफ नॉलेज इज एक्सपैंडिंग ईच डे। देखिए, नॉलेज का जो विस्तार है वो हर दिन हो रहा है। हर दिन कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजीज, नई तकनीक आ रही है, नए नए टर्म्स आ रहे हैं। सो द टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट दैट कैन बी मोर रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। सो जो टीचर है, जो शिक्षक है, एक शिक्षक को जो कंटेंट पिक करना है वो बहुत ही ध्यान से देखना होगा और महत्वपूर्ण रेलिवेंट कंटेंट को पिक करना होगा। मेक श्योर कि वो जो कंटेंट हो अपडेटेड हो और लर्नर से ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल कर पाए। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे मान के चले कि जो मैगजीम्स है, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो है, ये हर एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये अपडेटेड कंसेप्ट है।
अब इस अपडेटेड कंसेप्ट को अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं, मैं अगर अपडेटेड नहीं हूं तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं चलेगा। मैं वही पुरानी बुक से मैंने पढ़ा हुआ है, मैं क्वेश्चंस को नहीं देखूंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इस तरीके का भी कोई कंसेप्ट है। आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो एक जो शिक्षक होता है उसको क्या कंटेंट पिक करना है, वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, साथ में वो अपडेटेड भी होना चाहिए। ठीक, ये एक बात हो गई। आठवां ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात करी जा रही है आठवें ऑब्जेक्टिव में। एवरी टीचर हैज सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। हर एक टीचर का, हर एक शिक्षक का टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब समय पे वो कोर्स को सिस्टमैटिक तरीके से वो कोर्स को पूरा कर सके टाइम लिमिट के अंदर में। एंड हेंस टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक। इसलिए जो टीचिंग होती है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर चैनल में आपको टीचिंग करानी, एक प्रॉपर चैनल में आपको जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। एंड मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी संसाधन अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके टाइम लिमिट के अंदर अंदर, मतलब समय सीमा के अंदर अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होना चाहिए और एक व्यवस्थित तरीके से टीचिंग होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग बोला जाए, योजना पे एक अच्छा खासा काम करना चाहिए, क्या कंटेंट देना है, कितना देना है और कितने समय में किसी कंटेंट को आपको डिलीवर कर देना है, इस पे खास ख्याल रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन की बात हो रही है। डिवीजन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? टू मेक लर्निंग इजियर द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का है कि भाई जो आपके सब्जेक्ट मैटर हैं, लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट मैटर को हमेशा छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड देयर शुड बी लिंक्स बिटवीन यूनिट, और एक यूनिट का जो लिंक है वो सेकंड यूनिट से होना चाहिए, सेकंड का थर्ड से होना चाहिए, थर्ड का फोर्थ से होना चाहिए। तो आप यूनिट वाइज पढ़ाओ बच्चों को, आप टॉपिक को तोड़ के पढ़ाओ, ब्रेक करके पढ़ाओ। जब आप टॉपिक को तोड़ करके, ब्रेक करके या डिवाइड करके पढ़ाओगे तो आपकी लर्निंग और बेहतर हो पाएगी। मेक श्योर कि आप जो टॉपिक तोड़ रहे हो तो पहला टॉपिक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा, उसके बाद जस्ट मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप रिलेट कर पाओगे दोनों टॉपिक में। फिर ये एक बात हो गई 9 पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन की बात हो रही है, मतलब स्टूडेंट्स से आपको रिवीजन बकायदा कराना है लर्निंग को इंड्योर करने के लिए। इंड्योर का मतलब क्या? चिर स्थायी, लंबे समय तक, ये वर्ड देख लो, स्थायी। लर्निंग को स्थायी करने के लिए द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। जो आपने नॉलेज, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, एक्वायर किया है, उसको रिवाइज करना होगा तुरंत और बार बार उसको रिवाइज करना होगा। तो इस सिद्धांत पे भी टीचर को काम कहीं ना कहीं करना होगा। 11वां पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन के बारे में। रिक्रिएशन का मतलब सृजनात्मक बात को दर्शा रहा है, और रिक्रिएशन मनोरंजन, मतलब इंटरटेनमेंट को, आपका मनोरंजन भी होना चाहिए और आप सृजनात्मक तरीके से भी चीजों को आपको सीखना चाहिए ताकि आप बोर ना हो, लाइवली आपका सेशन बना रहे। सो दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा वो ह्यूमरस होगा और काफी क्रिएटिव होगा। ह्यूमरस का मतलब क्या? ह्यूमरस का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जॉली होता है, एक इसका सिनोनिम होता है जॉली। हिंदी में आप जाओगे तो बोलता है हास्यपूर्ण, मतलब एक हंसी वाला, खुशी वाला माहौल होना चाहिए क्लासरूम का, एक क्रिएटिव रचनात्मक माहौल होना चाहिए क्लासरूम का। इसलिए क्रिएशन की बात हो रही है और रिक्रिएशन की बात हो। रिक्रिएशन का मतलब क्या हो गया? रिक्रिएशन का मतलब किसी चीज को जब आप, मतलब एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट बोलते हैं, मनोरंजन। ठीक, ये एक बात हो गई। तो सृजनात्मक तरीके भी होने चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए क्लासरूम में, मतलब मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। 12वां सिद्धांत बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या हो? लोकतांत्रिक व्यवहार आपका होना चाहिए। अब टीचिंग में लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब क्या हुआ? मतलब आपका जो व्यवहार है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बात तो सेम होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपकी बातों को सुन के उनके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो। ठीक, वही चीज इसमें आगे लिखी हुई है कि इट इंटेल्स स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। इंटेल्स, ये इंटेल करता है स्टूडेंट्स को कि वो प्लान कर सके और एग्जीक्यूट कर सके अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को। इससे उनके अंदर में क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने लिए विश्वास डेवलप होता है और खुद के लिए एक रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है स्टूडेंट्स के अंदर में। तो ये एक बात थी। हमने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब
अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो सामान्य सिद्धांत हमने पढ़ लिया। सामान्य से सिद्धांत में हमने 12 पॉइंट्स पढ़े। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर में पुनः 8 पॉइंट है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहा है और इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मतलब आपका मोटिवेशन होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स का, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से मानसिक रूप से आपका किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक को इंटरेस्ट होना चाहिए और आप मोटिवेटेड होने चाहिए उस चीज को पढ़ने के लिए। आप माने लर्नर्स, स्टूडेंट्स, ठीक। A teacher need to understand that every student is unique psychological entity। एक टीचर को ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हर एक स्टूडेंट की जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो एंटिटी है, मतलब मनोवैज्ञानिक जो एक स्टूडेंट्स का जो एक मन का सोचने का या उसकी जो मेंटल कंडीशन है, जो मानसिक कंडीशन है, वो बिल्कुल अलग होती है। एंड अ स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज हर मोटिव्स एंड नीड्स। और एक स्टूडेंट्स को आप बड़े ही आसानी से मोटिवेट कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो, एक बार अगर आपने उनका मोटिव, एक बार आपने उनका प्रेरणा का जो स्रोत है वो आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो आप उस नीड पे काम करके हर एक स्टूडेंट्स को बड़े आसानी तरीके से फोकस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो पढ़ाई के लिए और एक इंटरेस्ट जगा सकते हो। तो बच्चों का सबसे पहले तो मोटिव समझना बहुत जरूरी है और उनकी एक्चुअली भी नीड समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली उनके मन में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक बार आपने उसको समझ लिया। कुछ बच्चों को आप जो बहुत सीरियस होते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं होती है, आपने उनको कंटेंट पढ़ा दिया तो हो गया। कुछ बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके अंदर वो चीज डेवलप करनी होती है, उनकी नीड को समझना पड़ता है। तो ये तो एक बात हुई जिसमें मोटिवेशन और इंटरेस्ट की बात हो रही है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन की बात हो रही है। रिक्रिएशन का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसका मतलब होता है मनोरंजन। यहां मैं वापस लिख दे रही हूं मनोरंजन, ठीक है। रिक्रिएशन इज नेसेसरी टू टैकल फैटीग आफ्टर अटेंडिंग लेंदी सेशन। कई बार क्या होता है कि टीचर्स लेंदी सेशन, घंटा 2 घंटा 3 घंटे का बैक टू बैक उनको सेशन अटेंड करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, फैटीग हो जाता है, मतलब थकान हो जाती है। फैटीग का मतलब क्या, थकान हो जाती है। तो इससे टैकल आउट करने के लिए, मतलब इससे निकलने के लिए क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा उसको जॉली बनाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है, मनोरंजन थोड़ा सा करना पड़ता है, ताकि जो एक मोनोटोनस है वो क्लास का माहौल ना हो जाए, मतलब उबाऊ ना हो जाए। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, ऊब, ठीक है, ऊब ना हो जाए, उबाऊ ना हो जाए, नीरस ना हो जाए, नीरस, ठीक है। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स का भी जो लर्निंग है वो अच्छा होता है, वो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, वो भी बोर नहीं होते हैं और टीचर भी थोड़ा सा उसका भी माइंड फ्रेश रहता है। वो एक रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट जरूरी है क्लासरूम का। थर्ड पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। स्मॉल चिल्ड्रन की बात बोली जाए तो उनको एक यूनिट को या एक लेसन को बार बार रिवीजन कराना पड़ता है ताकि उनको वो याद रहे। उनको अलग अलग एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि वो याद रह जाए। ये बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनके केस में ये बहुत काम आता है। चौथा जो मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब कि स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है रचनात्मक चीजों के लिए और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, कि वो खुद को व्यक्त करें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है साइकोलॉजिकली, वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या सोच रहे हैं, अपनी बातों को वो रखें और क्रिएटिव थोड़ा सा बने। This is specifically applicable in subjects such as mathematics and in learning languages। सामान्य तौर पे इस तरीके की जो सिद्धांत है वो मैथमेटिक्स जब पढ़ाया जाता है या जब लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज क्लास जो जब होती है तो वहां पे इनकरेज किया जाता है रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक तरीके से उनको इंगेज किया जाता है, इनकरेज करा जाता है। नेक्स्ट है इसमें पांचवा पॉइंट कि प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब इसमें सिंपैथी की बात हो रही है। सिंपैथी का मतलब पहले समझो सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति के सिद्धांत पे बात हो रही है या सहयोग और सहानुभूति, सहयोग और सहानुभूति के सिद्धांत पे बात हो रही है। सो दिस प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स को सहानुभूति, सिंपैथी दिखाना पड़ता है, कई बार उनको सहयोग करना पड़ता है, उनको कोऑपरेट करना पड़ता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसको अपनाना पड़ता है टीचर को, क्योंकि हर एक जो
स्टूडेंट्स हैं या लर्नर है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो वो टीचर को थोड़ा सा देखना पड़ता है, एक शिक्षक को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए अब आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं, कल को आप भी टीचर बनेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आप करेंगे या पीएचडी करेंगे, लेक्चरशिप करेंगे, क्लास में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो अलग अलग प्रकार के आपको बच्चे मिलेंगे, कई बार बहुत इरिटेटिंग भी मिलेंगे। तो जिस जिस प्लेस पे आज मैं हूं, आपको पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, उस प्लेस पे आने वाले समय में आप होने वाले हो, आप कभी पढ़ाओगे और आपके नीचे होंगे बच्चे कुछ पढ़ने वाले। तो जैसा व्यवहार, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या है कि हर तरीके के बच्चों से व्यवहार में डील करना आना चाहिए। तो वही बात है, कुछ बच्चों पहले से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ जो लर्नर्स होते हैं जिनको आपको मोटिवेट करना होता है। तो वही बात है, तो जब आप सहानुभूति रूप से इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो आप उनको मोटिवेट आपको करना पड़ेगा, आपको उनके साथ में सहयोग भी करना पड़ेगा। तो ये एक बात हुई। छठा प्रिंसिपल जो है वो री की बात करता है। री का मतलब क्या, सुदृढ़ीकरण करना। इसको मैं यहां पे लिख दे रही हूं, ठीक है। किसी चीज को सुनिश्चित करना, उसको और पुष्ट करना, उसको सुदृढ़ करना, उसको और इन्फोर्स करना। तो स्टूडेंट शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड फॉर देयर डिजायर्ड बिहेवियर। बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स को बीच बीच में रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए फॉर देयर डिजायर्ड बिहेवियर। जब वो अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको वक्त वक्त पर कि वो इस तरीके का बिहेवियर करते रहें, वो अच्छा गुड बुक्स, मतलब एक तरीके से वो इस ट्रैक पे ही चलते रहे, इस वजह से उनको कुछ मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड भी देना जरूरी है। एक टीचर बीच बीच में रिवॉर्ड भी देते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस इसी तरीके से बनी रहे, इस वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, या और अच्छा आप करो इस वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। वो आपके लिए भी मोटिवेशन होता है, बाकी औरों को भी लिए भी मोटिवेशन होता है, बाकी और लोग भी देखते हैं तो उनको भी लगता है भाई मैं भी अगर इसके जैसा करूंगा या करूंगी तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक बात थी। सातवां जो पॉइंट है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। सेंसेस को ट्रेनिंग इम्पार्ट करना। अब हमने ये पढ़ा कि कई सारे सेंसेस होते हैं प्रीवियस वाले क्लासेस में, जैसे कि ईयर हो गया, कान से आप सुनते हो, नोज से आप स्मेल करते हो, देन आप आईज से देखते हो, फिर टच था, ठीक है, कुछ आपके सेंसेस होते हैं, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड, इम्पार्ट करना मतलब प्रदान करना। सो द यूज ऑफ मल्टीमीडिया मेक्स मैनी सेंसेस, मतलब मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके आप एक वक्त में बहुत सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकते हो, गेट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, विच इज क्रूशियल फॉर इंड्योरिंग लर्निंग, जो कि लर्निंग को इंड्योर करने के लिए, इंड्योर का मतलब वापस मैंने क्या बताया, स्थायी, मतलब किसी भी लर्निंग को, किसी भी जो भी आप सीख रहे हो उसको स्थायी बनाने के लिए, उसको लंबे समय तक आप याद कर सको, उसको बनाने के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सपोज उदाहरण के तौर पे आप ये यूट्यूब के चैनल पे, ज्ञान अड्डा के चैनल पे देख रहे हो क्लास, तो आप सुन भी रहे हो, मतलब लिसन, आप कान का भी यूज कर रहे हो लिसनिंग, एंड आप देख भी रहे हो, विजुअलाइज भी कर पा रहे हो चीजों को। अब आपको ये लंबे समय तक याद रहने वाला है, तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके आप लर्निंग को और इंड्योर कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब टीचिंग को एक रेमेडी के हिसाब से बोला जा रहा है, मतलब कि ऐसे सिद्धांत की बात बोली जा रही है जहां पे आप उपचार कर सको। रेमेडी का मतलब क्या, उपचार करना। अब उपचार किसका होगा, ऑब्वियसली जहां समस्या होगी, जहां बीमारी होगी, जहां प्रॉब्लम होगी, वहीं तो उपचार करोगे। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या बीमारी हो सकती है, वही समझो आगे इसमें। द प्रिंसिपल इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड सजेस्ट बेटर आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स। अब टीचर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है, क्या पहचानना होता है, मिस्टेक्स, जो भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में करे या चाहे वो रियल लाइफ की कोई उनकी मिस्टेक हो, तो वो उनकी मिस्टेक को पहचाना और उनको सजेशन प्रोवाइड करना, उनको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करना, ताकि वो प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट हो सके। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स थे जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को दर्शाते थे, और हमने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल को। इस सेशन में हमारा दो ही एक मुद्दा था, दो प्रिंसिपल्स जो दो पार्ट में कैटेगराइज है उसको पढ़ना। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सेशन कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना कंटेंट को। अभी कुछ कुछ टॉपिक को हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। ज्ञान अड्डा पे बने रहे, नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए न्यूज के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।